हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल रूल्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके तहत हम देखेंगे यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस कि रिलेटिव प्रोनाउंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि प्रोनाउंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मेनली कॉमन एरर्स में आते हैं उसको हम आसानी से डील कर सकें। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को बनाते हैं और उसमें प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है। तो ये लगातार मेरा तीसरा वीडियो है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। अभी एक पार्ट इसका और आएगा, ठीक है, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब तक अगर आपने मेरा ये रिलेटिव प्रोनाउन के पिछले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर पहले वो 2 वीडियोज़ देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को आकर देखें तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला जो हमने रूल लिया हुआ है वो है पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का पोजीशन। वैसे आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के बाद यूज़ किए जाते हैं। जो भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, चाहे हु, चाहे विच या फिर दैट, वो सब नाउन के बाद यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस नियम को तोड़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की बात होगी, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अगर इसका इस्तेमाल गलत नाउन के साथ हो जाए तो क्या होगा। कहने का अर्थ क्या है, आप क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है आई लव धोनीज बैटिंग, हु इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। कह रहा है कि मुझे धोनी की बैटिंग पसंद है जो एक महान क्रिकेटर है। अब बात समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन का जो पोजीशन है वो ये तो है कि जो नाउन आएगा उसके बाद में लगाना है। तो बैटिंग यहाँ पे जीरेंड है जो कि नाउन के ही समकक्ष माना जाता है, ओके। इसलिए आगे में आप एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। पर ऐसा है कि अगर हम इस वाक्य का हिंदी करते हैं तो हमें मीनिंग वो नहीं मिलता है जो आपको यहाँ देखने में लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये, पहले इसका मीनिंग क्या है कि मुझे धोनी, आई लव धोनीज बैटिंग, मुझे धोनी की बैटिंग पसंद है। और ये जो आया है वो बैटिंग के लिए आया है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो बैटिंग के बाद आया है। इसका मतलब आगे में जो बात कही जा रही है वो बैटिंग के बारे में कही जा रही है। तो बैटिंग को क्या कहा जा रहा है, अब आप यहाँ से देखिए, कह रहा है कि बैटिंग जो एक महान खिलाड़ी है। तो हम महान खिलाड़ी किसको कह रहे हैं? धोनी को नहीं, बैटिंग को कह रहे हैं। दोस्तों, बैटिंग महान खिलाड़ी कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, वो तो ठीक है कि नाउन के बाद है, लेकिन वो उसी नाउन के बाद होनी चाहिए जिस नाउन की हम उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद चर्चा कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। और नहीं तो जो कहना चाहेंगे वो मीनिंग कभी नहीं आएगा।
तो इसको सुधारने का उपाय क्या है, ये बदल जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का प्लेस तो ठीक है, हम इसको बदलेंगे। तो धोनी इज बैटिंग के जगह हमें लिखना होगा द बैटिंग ऑफ, जी हाँ, द बैटिंग ऑफ धोनी। तो आप धोनी को कहाँ रखें, नाउन यानी हु के पहले रखें। अब मीनिंग आ जाएगा, अगर बैटिंग की जगह धोनी आ जाता है तब मीनिंग आ जाएगा कि धोनी जो एक महान खिलाड़ी है। बात समझ रहे हैं? तो यही करना है आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ठीक उसी नाउन को रखिए जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन के आगे चर्चा हो रही है, ना कि उस नाउन को रखें जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा द बैटिंग ऑफ धोनी हु, जो खिलाड़ी है। ओके, तो बात समझ गए। अब आते हैं दूसरे वाक्य में। दिस इज़ द हाउस ऑफ रॉकी विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यह कह रहा है यह घर रॉकी का है जो बहुत सुंदर है। दोस्तों यहाँ क्लियर कर लीजिए कि सुंदर कौन है, रॉकी या उसका घर। तो आप कह सकते हैं कि रॉकी भी सुंदर हो सकता है, जी हाँ, लेकिन ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो हम लड़कों के लिए यूज़ नहीं करते। इसका मतलब ब्यूटीफुल रॉकी को नहीं, घर को कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो काम हमने इस वाक्य में किया था धोनी इज बैटिंग, वही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा दिस इज़ द हाउस ऑफ रॉकी के जगह आप लिख देखें दिस इज़ रॉकीज हाउस। ओके, रॉकी में एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, रॉकीज हाउस। तो हमने क्या किया, विच के पहले हाउस को रखा क्योंकि ब्यूटीफुल हाउस को कहा जा रहा है, ना कि रॉकी को। तो रूल वही है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले उस नाउन को रखिए जिसकी बात रिलेटिव प्रोनाउन में आगे हो रही है, ना कि उसको जिसकी बात ही नहीं हो रही। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है, कि रिलेटिव प्रोनाउन के सामने उसी वर्ड को रखा जाए ताकि जिसकी बात हो रही है, ताकि आपको क्लियर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही है आपको ये समझाना कि क्या और किसके बारे में बात हो रही है। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन बना लीजिए, और अगर आपने बना लिया तो अब आप देख सकते हैं। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पुणे दैट ही हैड बॉट इन मुंबई। कह रहा है कि उसने भेज दिया सारे फर्नीचर पुणे जिसको या जिसे उसने ख़रीदा था मुंबई में। सेम कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। पुणे के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट, और दैट के पहले जो नाउन है वो है पुणे। अब अगर हम ऐसे पढ़ें कि पुणे जिसको खरीदा मुंबई में, तो क्या पुणे को मुंबई में ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पुणे कोई सामान नहीं है जिसको आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है फर्नीचर को कर देना है पुणे के जगह पे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, इसके ठीक सामने वही वर्ड होना चाहिए जिसके बारे में आगे बात हो रही है। तो ये जो खरीदने की बात हो रही है वो फर्नीचर को खरीदने की बात हो रही है, ना कि पुणे को। तो आप समझ गए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे ही सेंट टू पुणे, पुणे को हम सेंट के आगे रखेंगे, ही सेंट टू पुणे। अब जब टू पुणे यहाँ आ जाएगा सेंट के सामने, तो ऑल द फर्नीचर दैट के सामने हो जाएगा। तो हो जाएगा ही सेंट टू पुणे ऑल द फर्नीचर दैट, जिसको फर्नीचर जिसको उसने खरीदा मुंबई में। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ये जो एक्सचेंज ऑफ प्लेस है ये आपको करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ताकि मीनिंग सही हो जाए, पहला। और दूसरा कारण ये था कि हम रिलेटिव प्रोनाउन के सामने यानी उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे जिसको एंटीसीडेंट कहा जाता है, वो जो है वही होना चाहिए जिसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं।
तो दोस्तों मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, कि रिलेटिव प्रोनाउन का एग्रीमेंट। दोस्तों आपको एग्रीमेंट याद होगा, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा है, तो कुछ इसी तरह का रूल यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप सेंटेंस को देख लीजिए जो एग्जाम्पल में, आई एम द पर्सन दैट टू ब्लेम। यहाँ आपको ऑप्शन दिया है इज़ और एम, खाली स्थान को भरना है इस जगह पे। अब आप क्या भरेंगे, तो आप देखिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले एक नाउन है जो कि एंटीसीडेंट होता है, और नाउन से पहले एक प्रोनाउन भी है। ओके, और आपको हेल्पिंग वर्ब है इज़ और एम भरने को। इन दोनों में से कोई एक को भर देना है। कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे कि हो सकता है कि हमारा सब्जेक्ट आई हो जिसके लिए एम भरेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि सब्जेक्ट पर्सन हो सकता है इसके लिए इज़ भरेंगे। पर अगर हम रूल से चलते हैं तो मामला बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। रूल कहता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके ठीक पीछे जो नाउन है वो सब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक पीछे वाला, यानी जो एंटीसीडेंट है ये, ना कि उससे भी पीछे जो नाउन या प्रोनाउन हो रहा है वो। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पीछे जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसका जो भी नंबर पर्सन होगा, सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा, उसी के अनुसार वर्ब जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दैट के पीछे पर्सन है और पर्सन वर्ड जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब पर्सन के साथ सिंगुलर जाएगा। अब सिंगुलर तो इज़ भी है और एम भी है, पर एम केवल आई के साथ यूज़ होता है, आई का वर्ब है, तो यहाँ हम इज़ ले लेंगे। आई एम द पर्सन, मैं ही वो आदमी हूँ जो टू ब्लेम, जिसको ब्लेम किया जाना है, तो यहाँ पे इज़ लगेगा पर्सन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर्सन्स होता तो जी हाँ, यहाँ पे हम आर ले सकते हैं, आई एम द पर्सन्स, या यहाँ तो फिर आई नहीं होता, कुछ और होता, वी होता, वी आर द पर्सन्स दैट आर टू ब्लेम। तो आई होप कि आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हु योर टीचर विल हेल्प यू, मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूँ तुम्हारी मदद करूँगा। अब आप देखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन आया है और उसके ठीक पीछे जो प्रोनाउन है वो है आई, तो आपको यहाँ वर्ब भी लेना है, ऑप्शन है इज़ एंड एम। और अब आप कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित हैं, तो आई के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, इसलिए एम हो जाएगा। आई हु एम, मैं जो हूँ तुम्हारा टीचर तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पीछे जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसका जो भी नंबर या पर्सन होगा उसके अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये एग्रीमेंट एक तरह का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा ही है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, और अगर आपने बना लिया है तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिला ऑप्शन वाज या वर, एक सिंगुलर एक प्लूरल वर्ब, ठीक है, और हु है खाली स्थान के पहले, तो हु के ठीक पीछे जो पर्सन है वो है स्टूडेंट्स यानी प्लूरल नंबर, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लेंगे यानी वर लेंगे। द स्टूडेंट्स हु वर गिल्टी, यानी छात्र जो दोषी थे, विल बी पनिश्ड, उनको सज़ा दी जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे वर का यूज़ होगा क्योंकि हु के पहले जो एंटीसीडेंट यानी नाउन आया है वो प्लूरल है। तो रूल के मुताबिक कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पीछे जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर होगा, तो यहाँ वर्ब का नंबर वर आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स है। अगर स्टूडेंट होता तो वाज बिल्कुल सही था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग है। लिखता है वन ऑफ
PSN, PCN, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड वर्ब। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ हो, ये नहीं कह रहा है कि शुरू में ही हो, यहाँ शुरू में और भी कुछ हो सकता है, कहीं भी हो, वन ऑफ हो, शुरू में हो या बीच में हो। और आप जैसा कि जानते होंगे कि वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, PCN, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्कूल्स। और आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो, कोई भी हो, हु, विच या दैट, तो उसके बाद जो वर्ब होगा उसका नंबर क्या होगा, ये मैंने लिखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो नंबर होगा वो इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद जब नाउन प्लूरल आता है तो जो वर्ब जाता है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वन को मानते हैं। ओके, इसलिए तो सिंगुलर होता है। पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पे लागू नहीं होता, इसलिए नाउन को ही देखना है, वन को नहीं देखना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को, वन को इग्नोर कर दीजिए, जो नंबर नाउन का होगा और हम जानते हैं कि प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही जाएगा। अब आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। He is one of the boys who very famous. Okay, you can see कि who के पहले है boys और साथ में one of भी लगा हुआ है, तो one of के बाद boys आया है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो he is one of the boys who are very famous। अब देखिए इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि आखिर वन क्यों सब्जेक्ट नहीं बना। कह रहा है कि ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़, वह है लड़कों में से एक। यहाँ एक्चुअली किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, लड़कों की बात हो रही है कि कई लड़के होंगे, उनमें से वो एक है। तो वो जो लड़के हैं उनको सब्जेक्ट माना जा रहा है। लड़के जो फेमस हैं, तो मान लो कि 10 लड़के फेमस हैं तो उसमें से एक ये भी है, मतलब 10वां ये है, तो 9 कोई और होंगे, तो यहाँ उन 9 की बात हो रही है। ओके, इसलिए हो गया ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु आर वेरी फेमस। क्लियर। लेकिन अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तब क्या होता, तब हम तो इज लगाते, सब्जेक्ट हमारा वन है, वन हो जाता। ये बहुत ही क्लियर था। फिर दिस इज़ अगेन देखिए वन ऑफ आया है, फिर नाउन प्लूरल आया है और रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर मिला लीजिए, वन ऑफ है, फिर ये आपका PCN है और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वर्ब क्या होगा दोस्तों, मैंने तो क्लियर कर दिया है कि प्लूरल होगा। तो बुक्स सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल है, तो यहाँ से आप प्लूरल उठा लीजिए, आर का यूज हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट आर वर्थ रीडिंग, कि ये उन किताबों में से एक है जो पढ़ने लायक हैं। तो सिर्फ यही पढ़ने लायक नहीं है, इसमें और भी किताबें शामिल हैं, सबको कहा जा रहा है। ठीक है, चले फिर आगे क्वेश्चन है आपके लिए। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ दैट, यहाँ देखिए फिर से वन ऑफ आ गया, उसके बाद नाउन प्लूरल आ रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज़ किया गया है। अब है कि सब्जेक्ट किसको मानेंगे, तो वन ऑफ को तो नहीं करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, एम्प्लॉयज़ जो कि प्लूरल है। तो वर्ब क्या जाएगा, हैव, कि वह उन बेस्ट एम्प्लॉयज़ में से एक है। ठीक है, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, इसके जैसे और भी हैं, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है जिन्होंने ऐसे या इस टारगेट को प्राप्त किया है। तो कोई टारगेट होता है कंपनी में जिसको लोगों ने प्राप्त किया और इसने भी प्राप्त कर लिया, तो ये बाकी लोगों की तरह ही है। तो सब्जेक्ट हमारा एम्प्लॉयज़ है, इसलिए हैव सब्जेक्ट वर्ब के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ हैव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। जेम्स इज़ द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉन द प्राइज़। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, वन ऑफ यहाँ पे भी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पे भी है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे भी है। अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चंस की तरह हम प्लूरल वर्ब लेने वाले हैं, तो जवाब है नहीं, यहाँ हैज़ होगा। अब ये कैसे हो गया, जी हाँ दोस्तों, ये है कहानी में ट्विस्ट।
तो ये ट्विस्ट को जान लीजिए। रूल कहता है अगर वन ऑफ के पहले ओनली लगा हो तब सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही होगी, इसलिए सब्जेक्ट एक व्यक्ति होने की वजह से सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो जब वन ऑफ के ठीक पीछे ओनली लग जाता है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन हो जाता है, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम ओनली वन, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। अब वन तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ होगा। जेम्स इज़ द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉन द प्राइज़। इसमें क्या था कि सी के जैसे और भी एम्प्लॉइज़ थे जिन्होंने टारगेट को अचीव किया, पर यहाँ पर जेम्स के जैसा दूसरा कोई नहीं है। जेम्स ही मात्र, क्योंकि ओनली लगा हुआ है, तो जेम्स ही मात्र एक स्टूडेंट है ऐसा जिसने प्राइज़ को जीता है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। वन ऑफ है तो वर्ब प्लूरल जाएगा, ओनली वन ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर जाएगा। आई होप कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। ओके, तो दोस्तों ये नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, यूज़ दैट आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि बेस्ट, टॉलेस्ट, वो एडजेक्टिव जिनके अंत में EST लगता है या मोस्ट लगता है ना। मोस्ट तो अंत में नहीं लगता है, वर्ड के पहले लगता है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल वगैरह। चले, तो दैट का यूज करने को कह रहा है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद। ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, हु, व्हाट, और हो सकता है इसके जैसे एक दो और हों, इसलिए ETC लगा देता हूँ। तो इनके बाद हमें दैट का यूज करना, पर क्वेश्चन में हमें दैट नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, पर जिनको रूल पता है वो तो दैट लगाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, इट इज़ द बेस्ट थिंग, एग्जाम्पल है, विच दैट आई कैन डू, कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो। तो आप जानते हो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे चुनना है, ऑप्शन दिया है मैंने कि विच का यूज़ होगा या दैट का यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें कि एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है ठीक नाउन के पीछे। आप तो जानते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे नाउन आता है, तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहाँ आएगा, नाउन के पीछे आएगा। तो वो अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव ले रहा है नाउन, तो आपको केवल दैट का यूज़ करना है, विच का नहीं और हु का भी नहीं। जी हाँ, आप यहाँ हु का भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर थिंग की जगह मैन भी होता यानी ह्यूमन बीइंग भी होता और उसके पीछे बेस्ट लगा होता, जैसे लिखा होता बेस्ट बॉय, तो भी आप यहाँ हु नहीं लगाते, आपको दैट लगाना होगा। ही इज़ द बेस्ट बॉय दैट। हाँ, अगर बेस्ट नहीं है तो फिर आप हु लगा सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है ना। चले, तो यहाँ पे आप समझ गए कि हमें दैट का यूज़ करना है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पीछे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया। रूल कह रहा है ना, आफ्टर सुपरलेटिव यूज दैट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई डिड ऑल दैट या विच आई कैन डू फॉर हर, कि मैंने सब कुछ किया जो मैं उसके लिए कर सकता था। अब यहाँ पे भी आपको दोनों में से एक चुनना है, या तो दैट या विच। तो आपने पहचान लिया होगा ऑल को, ऑल देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर ऑल भी आया हो तो उसके सामने हमें दैट को रखना है, ना कि विच को। तो इस सेंटेंस में भी हो जाएगा ऑल दैट, आई डिड ऑल दैट, मैंने किया सब कुछ जो आई कैन डू फॉर हर, उसके लिए मैं कर सकता था। आपने एक कहावत भी सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ भी देखिए ऑल के साथ दैट आता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ओके, तो इस कहावत में भी ऑल के आगे दैट होता है। कॉमन एरर में कभी कभी यहाँ दैट की जगह विच लगा देता है, तो आपको अगर याद है रूल तो भी आप बना लेंगे कि ऑल के आगे दैट लेना है, ना कि विच। और अगर आपको ये एक इडियम है, अगर ये इडियम याद है तो भी आप बना सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इट वॉज द बेस्ट फूड विच या दैट वी एवर टेस्टेड, कि ये सबसे अच्छा खाना था
जो हमने कभी भी या इससे पहले टेस्ट किया था। अब आप देखिए कि विच दैट का यूज़ है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ आपके सामने है, और ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे फूड है जो कि नाउन है, और नाउन के पीछे सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है, ना कि विच का। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक और स्लाइड है आखिरी, उसको देख लेते हैं। इस स्लाइड में भी एक रूल छिपा हुआ है, लेकिन मैंने रूल नहीं लिखा, पहले क्वेश्चन लिखा है। तो आप क्वेश्चन को पहले डील कर लीजिए, और अगर आपने डील कर लिया है तो अब आप रूल देख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि विच को रिप्लेस करना है, तो विच के जगह पे क्या लेना है, या तो आप हु लेना पसंद करेंगे या फिर दैट लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली विच तो नहीं होगा, हु भी नहीं होगा, दैट का यूज़ होगा। ऐसा कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दो लोग हैं, ओल्ड मैन है और उसकी छड़ी है। तो अगर आप ओल्ड मैन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हु ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टिक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विच ले लेना चाहिए। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर दो नाउन हो जिसमें से एक लिविंग हो, ठीक है, एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, तो कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली दैट का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, द ओल्ड मैन एंड हिज स्टिक कह रहा है कि बूढ़ा आदमी और उसकी छड़ी जो, तो जो के लिए दैट का यूज होगा, जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं पार्टी में, वर एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट थे। ठीक है, तो हमने हु क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टिक के सामने हु नहीं चलेगा। ओके, और विच क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओल्ड मैन भी है, ओल्ड मैन के सामने भी विच नहीं चलेगा, या ओल्ड मैन के लिए विच नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला कि अगर एक लिविंग और एक नॉन लिविंग हो तो ना हु ना विच, ओनली दैट। क्लियर है, चलें। तो मुझे लगता है आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे, और आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक पार्ट 4 भी मैं बनाऊंगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो पार्ट 5 भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।